करने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पार्ट प्रीवियसली पढ़ लिया है। डे 1 हमने ये सीखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और किस तरीके से मैटर को क्लासीफाई किया जाता था। ठीक है। डे 2 हमने ये सीखा कि मैटर के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनमें किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उसके बाद डे 3 हमने ये सीखा कि टेम्परेचर की यूनिट्स क्या हैं। ठीक है। और एज वेल एज अगर आपको मैटर की स्टेट चेंज करनी है, एक फॉर्म से अगर आपको दूसरे फॉर्म में जाना है, तो मैटर की किस तरीके से स्टेट चेंज की जा सकती है। तो दो तरीके होते हैं, पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। फिर टेम्परेचर की मदद से आप कौन कौन सी स्टेट अचीव कर सकते हो, जैसे कौन कौन सी प्रोसेस कर सकते हो, जैसे मेल्टिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। और कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, तो इनके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने आज एक और फैक्टर के बारे में बात की, वो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में ये देखा कि सॉलिड में ज़्यादातर उनका कोई असर होता नहीं है, बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स के केस में उन्हें आप बहुत ही नेग्लिजिबल एक्सटेंट तक उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने गैसेस के बारे में पढ़ा कि गैसेस एक्चुअल में आपकी प्रेशर अप्लाई करने पे अपना फिजिकल स्टेट चेंज करती है। ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड जा सकती है, लिक्विड टू गैस जा सकती है, राइट। तो सॉलिड टू लिक्विड जाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर आपको प्रेशर अप्लाई करना है, या फिर तुम ये कह सकते हो कि अगर तुम्हें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, तो लिक्विफाई करने के लिए आपको दो चीज़ें पहली चाहिए रहेंगी। पहला, जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और पॉइंट नंबर 2, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तुम्हें डिक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर ठंडा करना चाहिए। क्यों ऐसा टेम्परेचर ठंडा करना चाहिए, इसका रीज़न मैंने ये दिया था कि जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। तो स्पेस कम होने की वजह से वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो पार्टिकल्स के क्लोज आने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है कि जो हीट प्रोड्यूस की गई है, इस प्रोड्यूस हीट को आपको क्या करना है, हटाना है, जिसके लिए हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर को किस तरीके से हम कम करते हैं, इस पर मैंने बातचीत की थी करके कि आप लेट से आपके पास ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैस को। ठीक है। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, तो होगा कैसा कि तुम्हारे प्रेशर अप्लाई करने से एक वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हीट। तो इस ट्यूब को हम लोग इस तरीके से एक कंटेनर के अंदर रखते हैं, और कंटेनर के एक कोने से यहाँ अंदर से हम लोग ठंडा पानी डालते हैं, ताकि ठंडा पानी उस कंटेनर की सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और फिर जब वो पानी कुछ देर बाद गर्म हो जाता है तो उसको इस तरीके से आउटलेट से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये वो पूरा पार्ट था जो हम लोगों ने अभी इतने दिनों में सीखा। अब ऑब्वियस है कि अभी का जो टॉपिक है वो क्या है। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि मैं टेम्परेचर वाले पार्ट में एक टॉपिक स्किप कर रही हूँ, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। वो टॉपिक था तुम्हारा लैटेंट हीट, राइट। हम लोगों ने ये वाला टॉपिक आज स्टार्ट करना है, तो टॉपिक का नाम पहले देख लेते हैं कि वो क्या है। तो ये टॉपिक आपका है लैटेंट हीट। अब इस लैटेंट हीट के बारे में जानने से पहले, डिटेल बातचीत करने से पहले, हम लोग लैटेंट हीट के बारे में कुछ शब्द जान लेते हैं। ठीक है। पहला शब्द ये कि लैटेंट हीट को अगर मैं क्लासीफाई करूँ, तो लैटेंट हीट एक्चुअल में दो टाइप की होती है। पहला एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। फ्यूजन का मतलब कल बताया हुआ है तुम लोगों को, राइट। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में आप सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहे हो, लिक्विड स्टेट में। ठीक है। वो होता है। तो एक हो गई तुम्हारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी हो गई लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेपराइजेशन। वेपराइजेशन वाले टॉपिक से तुम्हें क्या समझ में आता है
कि अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हारे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए लैटेंट हीट के बारे में कि टोटल 2 टाइप की लैटेंट हीट रहेंगी। पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा रहेगा लैटेंट हीट ऑफ आपका वेपराइजेशन, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद ये कि जो लैटेंट हीट है, हीट की यूनिट मतलब वैसे तो हम लोग जो हीट देते हैं, जैसे मैं कहूँगी कि अभी मैं गैस के ऊपर हमने कोई बर्तन रखा और उसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट की जो यूनिट होती है ना वो जूल होती है, ठीक है। जूल ये वर्ड आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, कि जो आपका हीट होती है, हीट की यूनिट होती है जूल, ठीक है, या हो सकता है तुमने पढ़ा भी हो। तो इस तरीके से हीट की यूनिट होती है जूल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लैटेंट हीट। तो जो तुम्हारी लैटेंट हीट होती है, इस लैटेंट हीट की यूनिट होती है जूल पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड पर केजी क्यों लगाया गया, इस पे हम एकदम आखिरी में बात करेंगे, बट याद रखना कि वैसे तो हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, बट लैटेंट हीट की यूनिट क्या होती है, जूल पर केजी, ठीक है। ये बात को एकदम ध्यान में रखोगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कि तुम्हारे पास जैसे अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, राइट। मान लेते हैं तुम्हारे पास कल को मैं ये कहूँगी कि आयरन है, वाटर है, आइस है, तो सबकी लैटेंट हीट की जो वैल्यू होती है ना, वो लैटेंट हीट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि अलग अलग सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, तो वैसे अगर आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो या चाहे वो लिक्विड हो, तो उनकी जो लैटेंट हीट की जो वैल्यू होती है, वो लैटेंट हीट की वैल्यू भी उन सभी के लिए क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, अभी सबसे पहले जब हम किसी भी सिस्टम को, ठीक है, जब भी हम किसी सिस्टम को क्या करते हैं, हीट देते हैं, जैसे सिस्टम का मतलब हमारे पास एक हमने कंटेनर रखा है, इस कंटेनर के अंदर कोई सब्सटेंस मैंने भर दिया है, नीचे से हम लोगों ने बर्नर ऑन कर दिया है, ठीक है। तो अब ये बर्नर ऑन कर दिया है का मतलब हम लोग इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, बराबर। अगर तुम हीट सप्लाई करते हो तो ये बात तो तुम्हें पता है कि किसी भी सब्सटेंस में हीट सप्लाई करने से उसका स्टेट चेंज होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बातचीत की गई है, राइट। तो यहाँ पे मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ, लेकिन तुम खुद बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसमें तुम पानी गर्म करने के लिए रखे हो, तो गैस ऑन करते बराबर तुम्हारा जो पानी है वो इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या विद इन अ नैनो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या वो गैस यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाता है क्या? क्या फटाफट इतने पलक झपकते बराबर क्या उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है क्या? नहीं। पहले पानी आपका धीरे धीरे गर्म होता है। जब तुमने पानी डाला था तो तुम उसे अपनी उंगलियां उसके अंदर डिप कर सकते थे, ठीक है। फिर जब तुम गैस ऑन करोगे तो तुम ये पाओगे कि कुछ देर बाद पानी गर्म हो गया है, ठीक है। आप अपनी उंगलियां उसमें डिप करोगे तो आपको जलन फील होगी, है ना, गरम गरम लगेगा। फिर कुछ देर बाद पानी और गर्म हो जाएगा। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब पानी क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा। और जब पानी तुम्हारा बॉईल होने लगेगा उसके बाद तुम देखोगे कि धीरे धीरे वो वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, बराबर। यानी कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट देने से उस सिस्टम का जो फिजिकल स्टेट है, अगर वो सॉलिड है तो वो बहुत ही जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, अगर वो लिक्विड है तो बहुत ही जल्दी से वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, उसको टाइम लगता है, राइट। उसको टाइम लगता है उस अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए। तो जब मैंने हीट सप्लाई की किसी भी सिस्टम को, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो कि लिक्विड हो, तो जो हीट हम सप्लाई करते हैं ना, सबसे पहले उस हीट को यूज़ किया जाता है। किस काम के लिए उस हीट को यूज़ किया जाता है कि धीरे धीरे पहले उस हीट से उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है। उससे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद जब तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एक लिमिट होती है, राइट। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अर्थ में जितना भी सब्सटेंसेस होगा उन सारे लिक्विड सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है।
इवन दो जो तुम्हारा ये पानी होता है ना, पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, इसे तुम 12th क्लास में सीखोगे। अभी मैं वो वाली चीज़ उतने तुम्हें डिटेल में बता नहीं सकती थी इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाले इसमें, अदरवाइज मैंने तुम्हें बताया होता कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो प्रेशर डिसाइड करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कभी किसी सीज़न में, या मान लेते हैं कि हमारे सरफेस पर अगर हम लोग रह रहे हैं और फिर अचानक से हम लोग माउंटेन्स में चले जाएं, तो तुम ये देखोगे कि माउंटेन्स में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल नहीं होगा, वहाँ का क्योंकि प्रेशर अलग होगा तो पानी को बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। अगर तुम अंडर वाटर चले जाते हो और वहाँ जाके पानी को बॉईल करने की लेट से कोशिश करते हो, तो वहाँ पे प्रेशर क्योंकि अलग होगा तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। डिपेंड करता है कि गर्मी का सीज़न है कि ठंडी का सीज़न है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बाहर में वाटर वेपर्स कितना है, तो प्रेशर डिसाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट को। बट इन जनरल अगर मैं मान कर चलूँ कि नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर मतलब कितना, 1 atm, तो उस 1 atm पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। आपको जो बुक्स में बॉइलिंग पॉइंट लिख कर दिया जाता है ना, वो ये मान कर दिया जाता है कि करके अभी उस पानी को नॉर्मल प्रेशर पे रखा गया होगा, यानी कि 1 atm में रखा गया होगा और फिर पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकाला गया है, राइट। बट अगर प्रेशर चेंज हो जाए किसी कंडीशंस की वजह से या किसी रीजंस की वजह से, तो ये बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहाड़ पे जाने पर भी, माउंटेन पे चढ़ने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही रहा, इट विल चेंज, राइट। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना कि जब हम हीट देते हैं तो हीट देने से क्या तुरंत एकदम फटाफट तुम्हारा पानी क्या भाप में कन्वर्ट हो जाता है क्या, नहीं, वो भाप में एकदम इनिशियली कन्वर्ट नहीं होता है, पहले वो गर्म होता है ना। हम लोग क्या भाप से नहाते हैं क्या, ऑब्वियसली नॉट। आप क्या करते हो, पानी को गर्म करते हो अपने अकॉर्डिंग कि तुम्हें कितना गर्म चाहिए करके, ठीक है। तो ऐसे केस में वो जो पानी पहले गर्म होता है, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बट फिर तो उसकी भी लिमिट है, एक लिमिट के बाद वो भी अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाता। तो अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज तो हो गया, होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, फिर भी तुम लोग हीट देते गए देते गए देते गए देते गए, ठीक है। तो अगर तुम फिर भी हीट सप्लाई नहीं रोक रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद, तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि जब तुम्हारा सिस्टम अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद करेगा और बोलेगा कि मुझको अब अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है, अब मैं अपना क्या करूँगा, स्टेट चेंज करूँगा। तो अगर वो सब्सटेंस आपके पास सॉलिड है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और अगर वो लिक्विड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। लेकिन क्या एकदम हीट सप्लाई करते बराबर क्या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है क्या, नो। तो एकदम से हीट सप्लाई करते वक्त उसकी आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है तो इनिशियली पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और जब टेम्परेचर बहुत एक सफिशिएंट लेवल कह सकते हैं या उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा, तो उसके बाद स्टेट चेंज होती है। क्या ये बात भेजे में जा रही है, पक्का। तो ऐसे केस में जो हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, मैंने जो हीट दी उस हीट को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला, एक ऐसी हीट जिसने सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया, बराबर, ठीक है। ये हीट कोई अलग से मार्केट में नहीं मिलती है, बर्नर ऑन कर कर ही मिलती है, ठीक है। बट हमें हीट को हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि हीट क्या क्या काम कर रही है। तो हीट ने पहले कौन सा वर्क किया, बताओ। हीट का ये किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय हीट। हीट ने क्या काम किया उसके बेसिस पे ये वाला काम अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। तो हीट ने जो काम किया वो क्या काम किया, पहले इनिशियली उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया तुम्हारे सिस्टम का। दूसरी बार उसने क्या काम किया, जब उसकी लिमिट ख़त्म हो गई कि अब मैं इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं और चेंज कर सकता, ये मेरा मैक्सिमम है, तो ऐसे केस में वो क्या करता है, अपना स्टेट चेंज करता है। तो हीट टोटल कितने टाइप के काम करती है, 2। पहले टेम्परेचर चेंज करती है और बाद में स्टेट चेंज करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है उस हीट को हम लोगों ने एक वर्ड दे दिया, दैट हीट इज नोन एज सेंसिबल हीट, ठीक है। उस हीट को हम लोग कौन सी हीट कहते हैं, सेंसिबल हीट। और जिस हीट की वजह से आपका स्टेट चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट, बराबर। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। तो हीट के लिए 2 टर्म्स यूज होते हैं, सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट,
ठीक है। सेंसिबल हीट के बारे में तुम्हारी बुक्स में कुछ दिया नहीं है, ये मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से। तुम्हारी बुक में सिर्फ लैटेंट हीट के बारे में दिया है और हमें पढ़ना भी वही है, बट हमें पता होना चाहिए हीट क्या क्या काम करती है। तो हीट दो काम करती है, पहला पहला टेम्परेचर इंक्रीज और स्टेट चेंज। इसका ना वाइस वर्सा नहीं हो, मतलब उल्टा नहीं कर सकते तुम कि पहले हमने हीट को ऑर्डर दिया कि हीट तू आज जाकर पहले स्टेट चेंज करा और बाद में आज टेम्परेचर चेंज कर लेना, ऐसा नहीं होगा। ये जो ऑर्डर है वही का वही फॉलो होगा। हीट सप्लाई, टेम्परेचर इंक्रीज, हीट सप्लाई, स्टेट चेंज। डायरेक्ट स्टेट चेंज नहीं हो सकती, और वो फिर एक सब्लिमेशन देखो एक अलग पार्ट है, उससे मत घुसो, राइट। और उसके बाद आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि लैटेंट हीट अगेन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। अगर मान लेते हैं उस हीट से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, देखो स्टेट चेंज हुई ना, तो ऐसी लैटेंट हीट को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ व्हाट, फ्यूजन, ठीक है। इसे कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरी चीज ऐसी भी तो हो सकती है करके कि ऑलरेडी आपके पास उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड होता और तुम्हारे हीट देने से वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता किस में, गैस में। तो उस पर्टिकुलर हीट को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए, ठीक है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए। पॉइंट नंबर 1 ये पढ़ा हमने कि लैटेंट हीट अगेन दो प्रकार की थी, ठीक है, तो बाद में आने ही वाला है। हीट की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और भी यूनिट्स होती हैं, किलो जूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट राइट नाउ मैं ऐसा यूनिट बता रही हूँ उसकी जूल है। बट लैटेंट हीट की जो हम यूनिट लेंगे वो लेंगे जूल पर केजी। इसका भी मैं रीज़न दूंगी क्यों। थर्ड पॉइंट ये कि अगर आप डिफरेंट सब्सटेंसेस लेते हो तो हर सब्सटेंसेस की लैटेंट हीट कैसी होगी, डिफरेंट होगी। पॉइंट नंबर 4 कि हीट क्या काम करती है। जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो जो हीट तुम सप्लाई कर रहे हो वो दो काम करती है। सबसे पहला काम, वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करती है। काम नंबर 2, जब उसका टेम्परेचर बहुत सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाता है तो ऐसे केस में फिर वो अपनी स्टेट चेंज करने के बारे में क्या करती है, सोचती है करके, ठीक है, राइट, बराबर है। क्या है बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बेसिस पर जिस हीट ने टेम्परेचर चेंज किया उसे हम लोग कहते हैं सेंसिबल हीट, और जिस हीट ने टेम्परेचर चेंज होने के बाद जो स्टेट चेंज किया उसे हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट अगेन कितने टाइप्स की हो गई, दो, पहला ऑफ फ्यूजन और दूसरी हो गई वेपराइजेशन, ठीक है, बराबर है। क्लियर है वाली चीज़। चलो अब हम एक एक करके इस चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर उस प्रोसेस में होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 जो हमें ऑलरेडी पता है, पता ये है कि मैंने तुमसे जैसे यहाँ ये वर्ड कहा कि हीट दो काम करती है, ठीक है। पहला काम बोलो उसका क्या होता है, टेम्परेचर को चेंज करना, ऑब्वियस है। और दूसरा काम उसका ये होता है कि वहाँ पे स्टेट चेंज करना। थोड़ा सा ना इमेजिन करो, जो हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का पढ़ा था, वहाँ पे मैंने तुम्हें उसकी एक इमेज दिखाई थी करके, राइट। तो वो जो इमेज मैं तुम्हें दिखाई थी वो इमेज सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कैसे दिखते हैं, लिक्विड के पार्टिकल कैसे दिखते हैं और गैस के पार्टिकल कैसे दिखते हैं, ऐसा बताया था मैंने। और कल के क्लास में हमने ये चीज़ देखी कि अगर तुम्हें सॉलिड से लिक्विड जाना है या फिर लिक्विड से गैस अगर आना है तो ऐसे केस में वो जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के अंदर के, उन्हें आपको दूर करना पड़ेगा। जैसे अगर लिक्विड में हम मानते हैं कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर तुम्हें उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उस गैप को क्या करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस को और बढ़ाना पड़ेगा। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो जब भी एक स्टेट चेंज होता है तो स्टेट चेंज में बोलो क्या काम किया जाता है, स्टेट चेंज में ये काम किया जाता है कि जो डिस्टेंस होता है, किसके बीच का डिस्टेंस, बिटवीन पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, राइट। यानी कि ये समझ जाओ कि हीट ने अगर स्टेट चेंज किया तो स्टेट चेंज का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज किया। डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल
और दूसरे पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो हीट क्या काम करेगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने का काम करेगी। ठीक है, उसको इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, तभी तो तुम्हारा पार्टिकल अलग अलग होंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटा तो बताओ पार्टिकल कैसे अलग अलग होंगे। तो यानी कि हीट अगर स्टेट चेंज कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, राइट। अच्छा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने का या टेम्परेचर चेंज करने का मतलब क्या होता है। तो देखो, टेम्परेचर चेंज करने का ये मतलब होता है कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स से अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूं तो तुम ये देखोगे कि सॉलिड का एक पार्टिकल और सॉलिड का दूसरा पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, और जो सॉलिड वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है लिक्विड और गैस के जैसे, वो अपनी जगह पे बैठे हुए रहते हैं और अपनी जगह पे बैठ बैठ के वाइब्रेशंस करते हैं। ठीक है, याद आ रहा है, वो हम लोगों ने डे 2 में जो मैंने तुम्हें इमेज दिखाई थी, वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे बैठे बैठे। तो ये लोग भी ना वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह पे बैठे बैठे वाइब्रेशन दे रहे हैं। जब तुम टेम्परेचर मतलब जब तुम इसको हीट देते हो पहली बार, तो तुम्हारी हीट देने से होता क्या है, जब तुमने हीट दी तो तुम्हारे हीट देने से ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। पार्टिकल्स इंक्रीज देयर वाइब्रेशन, उनकी जो वाइब्रेशन की स्पीड है, वो वाइब्रेशन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और तेज़ी से वो लोग मतलब वाइब्रेट होने लगते हैं, और अगर वो लिक्विड है तो और तेज़ी से मूव होने लगते हैं, और गैस है तो फिर वो और तेज़ी से रैंडम डायरेक्शन में जाने लगते हैं। यानी कि जब आप हीट देते हो, सेंसिबल हीट देते हो, जब आप पहली बार हीट देते हो तो पहली बार की हीट क्या काम करती है, पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस इंक्रीज करती है। यानी इसका मतलब होता है कि पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो रही है, और स्पीड का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है तो तुम्हें फिजिक्स की क्लास तक वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा के मिलेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हो कैसा रहा है कि मैं तुम्हें डिटेल में जाने से पहले, ठीक है, पहले ही सारे बेसिक टर्म्स सिखा दे रही हूँ कि कल को मैंने अगर तुमसे ये कहा कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए करके कि अच्छा टेम्परेचर चेंज यानी कि स्पीड बढ़ गई होगी वाइब्रेशंस की या फिर मोशन की, अच्छा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि इस पर्टिकुलर देखो सब्सटेंस ने, मैटर ने अपनी स्टेट चेंज कर ली, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया गया है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है। समझ रहे हो, इसीलिए सारे बेसिक टर्म्स पहले बता दिए गए। ओके, चलो अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक में आते हैं। मेन टॉपिक देखो हम लोगों का क्या रहेगा। सबसे पहले अगर तुमसे मैं ये कहूँ कि हमें पढ़ना है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो एक्चुअल में आपका रहेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो वैसे तो तुम्हें पता है लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करने के काम, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है तो कितनी हीट तुमने उसको दी, या फिर जो हीट रिक्वायर्ड है, जो हीट रही, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब देखो इसके पास हम मानते हैं कि हमारे पास एक आइस है। अब आइस का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है हम लोगों के पास, आपके पास वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एक आइस है। अगर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एक आइस है तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या रही होगी, सॉलिड, और उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी अपने फ्रीजर में से एक बर्फ़ निकालो, थोड़ी देर उसको बाहर रखो, क्या वो फटाफट पिघल जाती है क्या, नहीं, फटाफट वो नहीं पिघलती, थोड़ी देर बाद पिघलना शुरू होती है। तो वैसे ही जो तुम्हारे पास आइस है, अगर इस आइस को मान लेते हैं मैंने हीट सप्लाई की, तो जो मैं हीट सप्लाई करूँगी, क्या ये मेरी हीट सप्लाई करने से इसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्या, तुरंत एकदम जल्दी से, नहीं, इसका फिजिकल स्टेट एकदम से चेंज नहीं होगा। सबसे पहले ये जो आइस है आपके पास है, ये आइस धीरे धीरे अपना क्या करेगी बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये जो आइस है
ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हो जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करते करते यहाँ पे ये अभी भी सॉलिड की सॉलिड ही रहेगी, बट ये अपने अंदर बोलो क्या कर रही है, ये अपने अंदर टेम्परेचर को चेंज कर रही है। तुम्हें यहाँ पे अगर तुम थर्मामीटर लगा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा करके कि अभी यहाँ पे आइस जो है वो कैसी है, आप लोगों की सॉलिड स्टेट में ही है, लेकिन यहाँ पर उसके धीरे धीरे उसका क्या होने लगा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम ये देखोगे कि कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद तुमने ये पाया कि आइस जो है वो तुम्हारी मेल्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, आइस क्या हो गई, तुम्हारी मेल्ट होना शुरू हो गई और मेल्ट होकर वो कन्वर्ट हो गई वाटर में। ठीक है, आइस मेल्ट होना शुरू हो गई और वो कन्वर्ट हो गई वाटर में, तो तुम गए, ये बन गया तुम्हारे पास वाटर। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ हमारे पास है, एक मिनट, तुमने अभी हीट दी और हीट देने से क्या हुआ कि वहाँ पे जो आइस थी वो कन्वर्ट हो गई किस चीज़ में, वाटर में। अगर वो चीज़ वाटर में कन्वर्ट हुई, ठीक है, तो तुम ये देखोगे कि उसकी स्टेट कौन सी हो चुकी है, लिक्विड हो चुकी है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ कर दी, ये वाला बीच का स्टेप तुम्हें यहाँ से काटना है। ठीक है, इसको अभी मत लो, ये वाली चीज़ मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पर मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम हीट देते हो, तुम्हारी आइस क्या है, थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू होती है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तुम्हें पानी दिखेगा। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि तुम्हारी आइस कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, और उसकी स्टेट क्या हो गई है, लिक्विड। लेकिन तुम वहाँ पे ये देख रहे हो कि इसका टेम्परेचर कितना है। तुम लेकर आए थर्मामीटर, तुमने ये सब पानी में थर्मामीटर को डिप किया। ठीक है, तुम ये देखते हो शॉकिंगली कि अभी भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे करके यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है करके। तो तुम्हें ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि आखिर जो मैं हीट दे रहा था या दे रही थी वो कहाँ गई, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम हीट देते हैं तो हीट देने से टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बट इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। टेम्परेचर में कोई तुम्हें बदलाव नहीं दिखा, राइट। लेकिन अगर तुम अभी भी रुकते नहीं हो, तुम बोलते हो कि अच्छा मैं अभी चेक करता हूँ थोड़ा और हीट देकर, तो तुम ये देखते हो कि तुम्हारी अभी हीट देने से जो तुम्हारा पानी है वो पानी अभी भी पानी के फॉर्म में ही है, लेकिन अब उसका टेम्परेचर हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्मामीटर लगा के तुमने चेक किया। उसके बाद तुम ये देखते हो कि अगेन जब तुम हीट दे रहे हो तो जो तुम्हारा करके मतलब है आपका थर्मामीटर, अभी भी वो पानी ही है, लेकिन अब थर्मामीटर ये दिखा रहा है कि उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे करते 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 तुमने क्या किया, पानी को गर्म करते गए करते गए करते गए करते गए, और तुम ये देखते हो कि अभी भी पानी आपका लिक्विड स्टेट में है, लेकिन अब उसका टेम्परेचर पहुंच गया कितने डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे दिमाग में एक डाउट आता है करके कि जब मैं यहाँ से यहाँ गया, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में, तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, ये डाउट आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जब मैं वाटर को हीट कर रहा हूँ तो फिर टेम्परेचर 0 क्यों नहीं है, अब तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फिर अगेन ये डाउट। फिर एक काम करते हैं, हम लोग और हीट देते हैं। तो जब हम लोग और हीट सप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि तुम्हारा पानी अभी भी पानी ही है। ठीक है, वो अभी भी पानी है, लेकिन 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 वो वाली चीज़ जो पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है, अब वो वेपर बनाना शुरू कर चुका है। यानी कि अब ये यहाँ पे आपके वेपर्स क्रिएट हो गए। अब तुम देखोगे कि जो वेपर्स क्रिएट हो गए, लेट्स से ये वेपर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब तुमने बोला कि इस वेपर का मैं टेम्परेचर देखूंगा, तो तुम ये देखोगे कि इस वेपर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन शॉकिंग चीज़ कि हम लोग लिक्विड से कहाँ चले गए, गैस फॉर्म में चले गए, लेकिन इस पूरी प्रोसेस के दौरान भी अगेन यहाँ पे टेम्परेचर बराबर क्या है, कांस्टेंट। अगेन तुमने इसको हीट दी फिर से, तो जब तुम फिर से हीट दे रहे हो और वेपर्स क्रिएट हुए, अब तुम फिर से देखो वेपर तो वेपर ही रहेगा ना, लेकिन अब तुम टेम्परेचर नापते हो तो तुम देखते हो टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ। तो इस प्रोसेस से हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ जगहों पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और कुछ जगहों पे टेम्परेचर चेंज
नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें कि टेम्परेचर कब चेंज नहीं होता, तो उससे हम ये पाएंगे कि जब हम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहे थे तब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, जब हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे थे तब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बट जब हम लोग लिक्विड स्टेज में थे तो लिक्विड स्टेज में देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब हम लोग वेपर स्टेट से वेपर स्टेट में ही रहेंगे, अभी जब तुम वापर से और हीट दोगे तो वेपर तुम्हारा लेट से 130 डिग्री सेल्सियस का हो गया, तो भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हमने प्रोसेस देखी वो ये देखी कि जब जब आपका स्टेट चेंज होता है तो तब तक तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। आखिर ऐसा क्यों, क्यों यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है? हीट तो मैं दे रही हूँ बट हीट गई कहाँ, हीट ने टेम्परेचर आखिर क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि जो हीट तुम दे रहे हो ना, वो हीट किस काम के लिए गई? हीट टेम्परेचर देखो कब बढ़ता है, ऊपर हमने जो पढ़ाई की उसको देखो, टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, मतलब जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है, राइट। तो एक्चुअल में जब आपकी स्टेट चेंज हो रही होती है ना, तो उसके लिए स्टेट चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है क्या करना, बॉन्ड्स को यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना। वाइब्रेशन नहीं करनी होती है वहाँ पे बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तो जब आप वहाँ पे स्टेट चेंज कर रहे होते हो तो वहाँ बॉन्ड टूटते हैं, ना कि वाइब्रेशंस होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, आपके बॉन्ड्स टूटते हैं। तो जब आपके बॉन्ड्स टूटते हैं तो ऐसे केस में वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वाइब्रेशंस वैसे के वैसे ही रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। और एक बार जब स्टेट चेंज हो जाती है तो स्टेट चेंज होने के बाद होता क्या है कि आपने जब हीट दी तो हीट देने से बॉन्ड तो टूट चुके हैं, तो अब यहाँ पे क्या होने लगता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये वाली जो हीट थी कि कौन सी वाली हीट, ये कौन सी हीट है जिसने एक आइस की सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक लिक्विड स्टेट में, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो इस हीट को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, जिसको हमने यूज़ किया, जिसको हमने लिया किस काम के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये बात याद रखना, डेफिनेशन अगर लिखने को आए, अगर तुम ये लिख दोगे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, नहीं लिखोगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। लैटेंट हीट यानी कि इस पूरी प्रोसेस में कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हीट कहाँ गई, वो हीट किस काम के लिए गई, वो हीट बॉन्ड तोड़ने के लिए गई। अगर उस हीट को वाइब्रेशन इंक्रीज करने होते तो वो क्या कर देती आपकी, वो क्या करती बताओ, वो वाली चीज़ फिर टेम्परेचर चेंज करती। इसने वाइब्रेशंस नहीं इंक्रीज किए, इसने बॉन्ड तोड़े। एक ही काम कर सकती है, या तो ये बॉन्ड तोड़ेगी या तो ये वाइब्रेशंस करवाएगी, तो इसने बॉन्ड तोड़ा, तो इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। समझ गए कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट, आपका लैटेंट हीट ऑफ व्हाट, फ्यूजन। अब वैसे ही देखो एक और बार आपका स्टेट चेंज हुआ है, जब हम लोग कहाँ से कहाँ गए, लिक्विड से गैस में गए, राइट। तो लिक्विड से गैस में गए, यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग कौन सी वाली हीट कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इनटू गैस, ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बराबर है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपका स्टेट चेंज करते वक्त बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ता है। तो हीट चली गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने। हीट एक ही काम कर सकती है एक वक्त पे,
तो वो क्या काम करने चली गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने चली गई। तो ऐसे केस में अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी तो बताओ वाइब्रेशंस कैसे करवाएगी, काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इंक्रीज नहीं होती, इसीलिए आपको वहाँ पर कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं दिखता। समझ रहे हो? ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उनको ध्यान से आपको समझना है। देखो, अभी मेरे पास एक आइस है, ठीक है, ये आइस राइट नाउ मेरे पास कितनी है बताओ, ये -10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। अभी हमको ये पता है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 0। यानी कि अगर आइस 0 से कम डिग्री पर है तो ऐसे केस में आइस मेल्ट नहीं होगी, वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही वो क्या होती है बोलो, वाटर में कन्वर्ट होती है। और वाटर का टेम्परेचर भी कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, जब हमने हीट दी, ठीक है, तो आइस -10 पे भी आइस थी, 0 पे भी आइस है। क्या यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हुई? तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो ऐसे केस में जो मैं ये हीट दे रही हूँ, इस हीट ने क्या काम किया होगा? जब फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वो तो दिख भी रहा है हमें आंखों से। -10 से -9 हुआ होगा, -9 से -8, ऐसे करते 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 हमारी आइस कहाँ तक पहुँची, 0 तक पहुँची। तो ये जो मैंने हीट दी जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस हीट को हम लोग पहले तो कौन सी वाली हीट कहेंगे, सेंसिबल हीट। इसे कौन सी हीट कहेंगे बोलो, सेंसिबल हीट, राइट। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया। अब जैसे ही आइस 0 डिग्री पे सेल्सियस पे पहुंची, आइस को याद आया कि अरे ये तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से मुझे मेल्ट होना शुरू होना है। तो ऐसे करते करते तुम्हारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी कितना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हमने हीट रोक दी? नहीं, हीट देंगे। अगर हीट नहीं दोगे तो मेल्ट कैसे होगी बताओ। हीट दी हमने, लेकिन यहाँ पे जो ये हीट सप्लाई की गई है, इसे हम लोग कौन सी हीट कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बराबर। और इस केस में जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर 0 का 0 में ही है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो अब तुम सोचो, इमेजिन करो कि ये जो आइस थी, इस आइस के पास ज़्यादा हीट है कि वाटर के पास? मतलब देखो, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री। बट अगर मैं पूछूंगी कि दोनों में से हीट किसके पास ज़्यादा है, तो तुम क्या कहोगे कि देखो हीट तो ना वाटर के पास ज़्यादा है। क्यों वाटर के पास ज़्यादा हीट है? क्योंकि आइस ने हीट एब्जॉर्ब की, तभी तो वाटर बना ना, बराबर। तो वाटर के पास ज़्यादा हीट होती है। तो जब मान लेते हैं कल को तुम्हारे को कोई बर्निंग हो जाए, कोई जल जाए अपना हाथ वगैरह, तो ऐसे में अपने पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, गरम गरम पानी डालेंगे कि ठंडा ठंडा पानी? ऑब्वियस है ठंडा पानी। फिर ठंडे पानी में भी अगेन 2 ऑप्शन है कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी डालना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का आइस डालनी चाहिए। तो एक समझदार इंसान क्या बोलेगा कि अरे कुछ भी डाल दो, तो वो गधा है, क्योंकि उसके अनुसार वो जो सोच रहा है वो क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस ही तो है दोनों। तो देखो, माना कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन हीट किस में ज़्यादा है? हीट आपके वाटर में ज़्यादा है ना, क्योंकि वाटर हीट के आने के बाद बना। तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में ज़्यादा हीट होती है और 0 डिग्री सेल्सियस में उसके कंपेयर में लेस हीट होती है, बराबर है। तो ऐसे केस में जब हमारा हाथ ऑलरेडी जल रहा है, तो क्या जले हुए हाथ में ठंडी चीज़ मतलब और हीट वाली गरम गरम चीज़ लगाएंगे कि ठंडी चीज़? तो हम लोग क्या लगाएंगे अपने बर्निंग हैंड में, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस। ये एक्चुअल में गिव रीज़न है जो तुम्हें आएगा कि अगर हम लोगों के हाथ जल रहा हो तो ऐसे केस में हमें एक आइस लगानी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर लगाना चाहिए। तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस लगाएंगे, क्योंकि भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम है बट वाटर में ज़्यादा हीट होती है, राइट। वाटर अपना अगर बना है, आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो हीट वहाँ पे गई होगी, तभी तो हुआ है। बिना हीट गए तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये गिव रीज़न है। सिमिलरली एक और तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन वो ये है कि अभी मेरे पास ये पानी है, ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, पता नहीं कौन नहाता होगा इस पानी से। इस पानी को हमने और हीट दी,
अब हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस उस पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। तो ये अभी बॉईल होना शुरू हो गया, फाइनली ये कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, ठीक है। लेकिन अभी भी इस पानी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना डिग्री सेल्सियस होगा, बोलो जरा। ये होगा आप लोगों का 100। क्यों 100? क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुई है, स्टेट को हमने चेंज किया है। और जब जब आप अपनी स्टेट चेंज करते हो तो स्टेट चेंज करने का मतलब होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर देखने को तो तुम्हें दोनों का 100 दिख रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में हीट भी इक्वल इक्वल है। बताओ किसमें हीट ज़्यादा होगी करके। ऑब्वियस है कि आपका जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस का जो तुम्हारे पास वाटर है, उस वाटर को जब तुमने हीट दी तो वो वाली चीज़ कन्वर्ट हुई 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में। तो हीट अभी किस में ज़्यादा हुई, वाटर में ज़्यादा हुई कि वेपर में ज़्यादा हुई? तो वेपर में ज़्यादा हीट होगी और कंपैरेटिवली वाटर में उसके कंपेयर में कम हीट होगी, राइट। समझ रहे हो? तो अगर मान लेते तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से किसी ने अगर नहाया और एक दूसरा इंसान है जो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर से नहा रहा है, तो ज़्यादा किस में जलेगा? देखो जलेगी बॉडी तो दोनों में ही, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से तो नहाना नहीं चाहिए करके, बहुत गर्म होगा, लेकिन किस में ज़्यादा जलेगा? तो ऐसे में जवाब बताओ क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। कौन ज़्यादा हार्म प्रोड्यूस करेगा बताओ तुम्हारी बॉडी को? वो प्रोड्यूस करेगा आपका वेपर, क्योंकि उसके पास पानी के कंपेयर में ज़्यादा हीट है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर डालने से कुछ नहीं होगा, बट एक्चुअल में आपको सबसे ज़्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, आपकी स्टीम से। स्टीम आपको ज़्यादा हीट देगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो स्टीम ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं कि 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ज़्यादा अच्छा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, तो फिर कौन ज़्यादा अच्छा है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, क्योंकि वहाँ पे कम हीट है। और जब हमारे को जला हुआ है, जब हमें ठंडी चीज़ की ज़रूरत है, तो कौन वहाँ पे काम आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस काम आएगी, ठीक है। ये इस तरीके के कुछ गिव रीजंस क्रिएट होते हैं। अच्छा, अभी मैं तुम्हें एक ग्राफ दिखाती हूँ, उस ग्राफ को देखो जरा ध्यान से। ये हमने ग्राफ बनाया है टेम्परेचर वर्सेस हीट का, राइट। तो ऐसे में यहाँ पे इस ग्राफ की स्टडी करते हैं। तो पहले हमारे पास देखो फिजिकल स्टेट क्या कही गई है हमें, सॉलिड। उसके बाद फिजिकल स्टेट चेंज हो गई लिक्विड, और उसके बाद फिजिकल स्टेट चेंज हो गई गैस। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 0,0 यानी कि ओरिजिन से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर भी 0 है और इस पॉइंट पे आपकी हीट भी 0 है। मैंने क्या किया, थोड़ी सी हीट इंक्रीज की। जब मैं हीट इंक्रीज करूँगी तो क्या मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, चेक करें। तो हाँ इंक्रीज होगा, ये देखो ये वाली चीज़ ऐसी हो जानी है। ये मैं चेक करती हूँ तो हाँ मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया। तुमने बोला हीट और इंक्रीज करो, मैंने हीट इंक्रीज की। तुमने बोला क्या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो मैंने कहा हाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ये देखो टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच गया। ऐसे करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं हीट तो दे रही हूँ, देखो मैं हीट दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, देती जा रही हूँ, मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ, बट हर बार टेम्परेचर उतने का उतना ही है, एकदम उतने का उतना ही। तो यानी कि ये वो स्टेज है जहाँ पे आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर इस स्टेज में आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और फिर जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अगर तुमने हीट सप्लाई करना शुरू किया तो फिर देखो तुम्हारा टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होगा। ऐसे करते करते वो अपने कहाँ तक पहुँच जाएगा, कब तक टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, जब तक वो लिक्विड अपने कहाँ पे ना पहुँच जाए, बॉइलिंग पॉइंट पर। पानी है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, और अगर कोई दूसरा सब्सटेंस है तो फिर अलग अलग डिग्रीज तक जाएगा। बट टेम्परेचर कब तक इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर कब तक आपको इंक्रीज होने को मिलेगा, जब तक बॉइलिंग पॉइंट अचीव ना हो जाए। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट, या फिर मैं ऐसा कह दूं मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इंक्रीज आपको कब तक देखने को मिलता है, जब तक तुम अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाओ, या जब तक अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाओ। एक बार अगर तुम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए तो वहां पे जाके आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद वो जो टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, फिर वहाँ पे वो चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गई, उसका स्टेट चेंज हो गया।
अगेन फिर वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करता है। तो ग्राफ का नेचर देखा कैसा है, पहले इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज, एक सीढ़ियों के जैसा है करके। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, अब मैं एक आखिरी चीज़ बता के इस चीज़ को हम लोग फिर अब ओवर करते हैं। वो देखो ये है, तुम्हें कई बार तुम ऐसा फील करोगे, जो अपना वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, अगर तुम उस नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथों में अप्लाई करो स्किन पे, तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारे जो हाथ है करके वो तुम्हें ठंडा ठंडा फील हो रहा है करके, राइट। तुम्हें अगर तुमने नेल पॉलिश का जो रिमूवर है अगर उसको अपनी स्किन पे अप्लाई किया तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका जो हैंड है वो क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है करके, आपको ठंडा ठंडा फील हो रहा है। ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे ही हमारे हाथ में, ये मेरा हाथ है, ठीक है, जैसे ही हाथ में वो ड्रॉप तुम डालते हो नेल पॉलिश रिमूवर की, तो वो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको एटमॉस्फेयर में तो देखो हीट होती है, तो नेल पॉलिश रिमूवर एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करता है, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो कन्वर्ट होता है वेपर में, वो ऐसे ऐसे वेपर बनकर बाहर निकलता है। तो देखो जब वो वेपर बनकर बाहर निकल रहा होगा, तो पहली बात तो एक ये कि उसने हीट एटमॉस्फेयर से भी एब्जॉर्ब करता है वो, और तुम्हारी बॉडी में भी तो हीट होती है, तो ऐसा भी तो मैं कह सकती हूँ कि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, बट कहाँ से एब्जॉर्ब किया, तुम्हारी बॉडी से, और वो उस हीट को लेकर किस फेज में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो उसने तुम्हारी बॉडी से हीट ले ली, तो जब तुम्हारी बॉडी से हीट निकल जाएगी तो तुम्हें कैसा फील होगा, कूल। उसे गर्म फील हो सकता है बट तुम्हें कैसा फील होगा, ठंडा ठंडा। तो ऐसे केस में ये लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी से हीट लेते हैं, इस वजह से हमारे हाथ को कैसा लगता है, ठंडा लगता है करके। ठीक है, तो जब भी कोई भी अगर आपके पास एक सिस्टम है, अगर वो सिस्टम क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो खुद तो गर्म हो जाएगा लेकिन तुम्हें क्या फीलिंग देगा, ठंडी ठंडी। ठीक है, जैसे जो तुम लोगों का एसी का आउटडोर यूनिट वगैरह रहता है, तो उसमें अगर तुम कमरे में बैठे हो तो एसी तुम्हें तो ठंडा फील करवाती है, लेकिन अगर उस आउटडोर यूनिट के सामने जाके खड़े हो जाओगे तो तुम्हें गर्म हवा दिखने को मिलेगी, राइट। तो ऐसा ही होता है, उसने अपने अंदर से हीट ले ली इसीलिए हमें ठंडा लग रहा है। ठीक है ना, बराबर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है करके। ठीक है, तो ऐसा ही अगर मान लेते हैं, एक और हम लोग ले लेते हैं कि हम लोगों ने अपने हैंड में उस नेल पॉलिश रिमूवर की जगह रख लिया होता है एक आइस का टुकड़ा, तो बर्फ़ का टुकड़ा रखने पे भी ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ ठंडी है इसीलिए नहीं। जैसे ही तुम बर्फ़ को अपने हाथ पे रखते हो, बर्फ़ क्या करती है, तुम्हारे हाथ में से हीट एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब बर्फ़ तो सॉलिड है, तो वो कौन सी हीट एब्जॉर्ब करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर लिक्विड है तो वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर वो अब तुम्हारे हाथों से हीट चली गई, किसके अंदर गई, बर्फ़ के अंदर, बर्फ़ हीट लेने के बाद मेल्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से तो हीट चली गई ना, क्योंकि तुम्हारे हैंड ने हीट को लूज़ किया, क्योंकि तुम्हारे हैंड ने हीट को लूज़ किया, इस वजह से तुम्हें ठंडा फील होता है, राइट। तुम्हें ठंडा कब फील होगा, तुम्हें कोल्ड कब फील होगा, जब तुम्हारी बॉडी अपने अंदर में से हीट को क्या करेगी, लूज़ करेगी। अब ऑब्वियस है कि वो अपनी बॉडी के अंदर से हीट अपने आप तो लूज़ करेगी नहीं, कोई दूसरी बॉडी हीट गेन करती है और अपनी बॉडी उसको हीट दे देती है। और हमें गर्म यानी कि हॉट कब फील होता है, जब हमारी बॉडी कैसी होगी, हीट गेन करने का काम शुरू करेगी। ठीक है, ये कब करेगी, जब हमारी बॉडी हीट गेन करने का काम शुरू करेगी। वो एक आता है ना, एक थैली होती है जिसके अंदर हम लोग गर्म पानी भरकर सिकाई करते हैं, राइट। तो हमें फिर कैसा गरम गरम फील होता है करके, क्यों, क्योंकि ऐसे केस में आपकी जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, और इस बॉटल में तुमने गरम गरम पानी भरा हुआ है, मान लो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखना, हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। तो इस बॉटल के अंदर की सारी हीट तुम्हारी बॉडी में आ जाएगी। तो ऐसे में मैं क्या कहूँगी, बॉडी ने हीट ली कि बॉडी ने हीट दी, तो बॉडी ने हीट ली, तो ऐसे में हमें गर्म फील होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी के में यानी कि हैंड में जब हम लोग आइस रखते हैं
तो हमारे हैंड का, हमारी स्किन का टेम्परेचर मान लेते हैं 27 डिग्री है, लेकिन जो आइस होती है उसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री है। तो अभी हीट बोलो कहाँ से कहाँ जाएगी, हाथों से निकलकर आइज में। तो क्योंकि हमारी बॉडी ने इस बार हीट लूज की, तो इसीलिए हम लोगों को अब कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा करके। समझ गए क्या कह रही हूँ करके। तो बस ये पूरा टॉपिक हम लोगों का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में था करके। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ मुझे बतानी है। जैसे मैंने तुमसे कहा करके कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यूनिट हम लोग लेते हैं जूल पर केजी। तो एक इंसान का डाउट आ सकता है करके कि यहाँ पे आपने जूल क्यों नहीं लिया, हीट तो हीट है, पर केजी लगाने की नीड क्या है। तो देखो, अगर मान लेते हैं एक कंपटीशन रखा गया है रेसिंग का, उस रेसिंग में तुम लोगों को बहुत अच्छे से शूज़ वगैरह दिए गए तुम्हें दौड़ने के लिए, जो लेकिन तुम्हारे साथ दौड़ रहा है उस बेचारे को अपन ने बोला कि तुम्हारे पास कोई अच्छे शूज़ नहीं है, या फिर मान लो उसको मैंने शूज़ ही नहीं दिए और वो ऐसे ही दौड़े जा रहा है। तो ऐसे में जो भी उस गेम का रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं वो शूज़ पहना वाला इंसान जीत गया, तो क्या होगा, क्या ये रिजल्ट फेयर होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि एक इंसान को आप अच्छी कंडीशन दे रहे हो और दूसरे को आप बुरी कंडीशन दे रहे हो, तो ये तो गलत है। दोनों को इक्वल इक्वल रखो ना। तो होता कैसा था कि आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर मैं कहूँगी कि मेरे पास इतना छोटा सा एक कोल है, कोल मतलब कोयला, इसको मैंने जलाया और मैंने कहा कि इसके अंदर से 30 जूल की हीट निकली। हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बट ये अभी फिलहाल तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन एक दूसरा लड़का है या दूसरा लड़की है, उसने इतना बड़ा कोल जलाया और वो बोल रहा है कि मेरे अंदर से 300 जूल की हीट निकली। तो कौन गलत है हम दोनों में से? ठीक है ना, वो गलत है और ना ही मैं गलत हूँ। तो ये हीट अलग अलग क्यों आ रही है? कोल में से दोनों की या तो 30 आनी चाहिए या तो दोनों की 300 आनी चाहिए। तो ये हीट इसीलिए अलग अलग आ रही है क्योंकि मेरा कोल कम क्वांटिटी में है और उस वाले का कोल ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, तो ऐसे में आंसर्स हम लोगों के कैसे अलग आ रहे हैं? तो ऐसी कंफ्यूजन, अब मान लेते हैं मुझे उस डब्बे में कोल यहाँ पे भरा हुआ है, इस डब्बे पे मुझे लिखना है कि ये कोल इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, तो मैं 30 लिखूं कि 300 लिखूं? तो ऐसे में अगर मैंने 30 लिख दिया तो सामने वाला आर्ग्यूमेंट करेगा क्यों 300 क्यों नहीं। अगर 300 लिख दिया तो मैं आर्ग्यू करूंगी 30 क्यों नहीं। तो ऐसे में हमने एक रास्ता निकाला कि एक काम करते हैं, आप अपनी मर्जी से हीट नहीं ले सकते, ठीक है, आपको अपनी मर्जी से हीट लेने का कोई हक, मतलब आपको अपनी मर्जी से वेट लेने का कोई हक नहीं है। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको 1 किलो कोयला जलाना है और दूसरे वाले को भी 1 किलो कोयला जलाना है। तो जब दोनों 1 किलो कोयला जलाओगे तो दोनों की वहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो उस आंसर को हम लोग इस डब्बे में लिखेंगे ताकि अलग अलग वेट के ऊपर की अलग अलग वैल्यूज़ ना लिखी जाए, कोई एक लिखी जाए। तो वैसे ही जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है उसमें अगर मैं एक कंटेनर में आइस ले रही हूँ, ठीक है, और बोल रही हूँ इस आइस की लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतनी है, तो हमें आइस एक्चुअल में 1 kg लेनी है, ठीक है। तो वहाँ से फिर जो हीट निकल के आएगी, उस 1 kg आइस को जो हीट लगी मेल्ट होने के लिए, उस 1 kg आइस की हीट को हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करके। जैसे अगर मैंने तुमसे कहा 2 किलो आइस है, 2 किलो आइस को मेल्ट करने के लिए 300 जूल एनर्जी लगती है, और मैं अगर तुमसे कहूँगी इस 300 जूल को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहो, तो तुम कहोगे नहीं, इसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं कहेंगे, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है 1 किलो आइस को कितना लगा। तो अगर 2 किलो को 300 जूल लगता है तो 1 किलो को कितना लग रहा होगा, 150। तो इस 150 जूल को हम लोग एक्चुअल में कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्या बोलो, 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट, आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही करके अगर आपके पास 1 kg आइस की जगह 1 kg वाटर होता तो वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता, राइट। तो इस पूरे टॉपिक से हमें क्या सीखना है, बस हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि कब आपको ज़्यादा चोट लग सकती है, 100 डिग्री वाटर से कि 100 डिग्री स्टीम से, किस में ज़्यादा हीट होती है, 0 डिग्री आइस ज़्यादा अच्छी है कि 0 डिग्री का वाटर अच्छा है, हीट क्या काम करती है,
ठीक है, हीट टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है, हीट स्टेट भी चेंज कर सकती है। हीट ने अगर टेम्परेचर बढ़ाया है मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, वाइब्रेशन इंक्रीज हुए हैं। अगर आपकी हीट ने स्टेट चेंज की है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा गया है। फिर लैटेंट हीट की यूनिट क्या होती है, लैटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और जब स्टेट चेंज होता है तो स्टेट चेंज होते वक्त करके एक्चुअली में आप ये नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता बराबर। और इस तरीके का बस मुझसे ना ये इस बीच वाले पॉइंट में ना थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस चीज़ को इग्नोर करना करके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिर हम लोगों का लैटेंट हीट वाला पार्ट खत्म होता है। और कल जो तुम लोग पार्ट सीखोगे, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा इवेपोरेशन, राइट। इवेपोरेशन वाले फेनोमेनॉन के बारे में तुमने सुना होगा, वाटर साइकिल जो बचपन में सीखी जाती है, राइट। तो कल हम लोग इवेपोरेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। तो कल हम लोगों का ये याद रखना, आखिरी क्लास रहेगी वो ये रहेगी आपकी इवेपोरेशन, और इवेपोरेशंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन हमारी डे टू डे लाइफ में हमें कहाँ देखने को मिलता है। और चौथा ये कि इवेपोरेशन के बाद जो मैंने तुमसे कहा था कि दो और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ऑफ प्लाज्मा, हम उस पर भी बातचीत करेंगे बट नॉट इन सो डिटेल, उतने डिटेल में नहीं, ठीक है। बस इतना कि तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए करके, ठीक है। तो फिर अभी ओवर करते हैं।